प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा हिंदी कोर का मॉडल प्रश्न पत्र 2 का क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन आंसर थोड़ा लंबा लंबा इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध है, अगर नहीं है तो कम्युनिटी टैब में हम डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। हम सीधे आंसर पर आते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इस गद्यांश को पढ़ना और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो क्वेश्चन है, लहरों में हलचल होने का क्या आशय है? तो आंसर होगा इसका, लहरों में हलचल होने का आशय है आंधी आने की आशंका से दिन भी अंधेरी रात होने लगता है। ख है, कोमल कली बेसुध होकर धरती पर क्यों पड़ी है? तो आंधी आने के कारण कोमल कली बेसुध होकर धरती पर पड़ी है। ग है, चकवी तट पर बैठकर अपना धैर्य क्यों खो रही है? तो चकवी तट पर बैठकर अपना धैर्य इसलिए खो रही है कि आंधी आने की आशंका से दिन कहीं रात ना हो जाए। इसी का अथवा में क्वेश्चन है, इसको पढ़ना और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, पर्व त्योहारों से देश की किन बातों का परिचय मिलता है? तो पर्व त्योहारों से देश की सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना, सद्भावना तथा ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय मिलता है। ख नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर है, भारतीय पर्व त्योहारों पर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति बधाई, शुभकामनाएं, मिठाई और उपहार देकर अपनी सद्भावना का परिचय देते हैं। ग नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, त्योहारों का महत्व। अब खंड ख, जिसमें 2 क्वेश्चन बनाना है 55 नंबर का। तो पहला है, झारखंड की संस्कृति पर निबंध लिखना है और दूसरा है कोरोना से बचाव पर। तो झारखंड की संस्कृति पर बताते हैं। झारखंड अपने संस्कृति कर्तव्यों के लिए प्रसिद्ध है। इस पर प्रकृति की असीम कृपा रही है। पर्यटकों के लिए झारखंड स्वर्ग है। दामोदर नदी, मायूराक्षी नदी, कोयल नदी, शाख नदी आदि इस क्षेत्र से होकर बहती है। वनांचल जैसे कि लोकप्रिय है, अपने खनिज और वन संसाधनों के लिए भी प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल, बिहार से स्थानांतरण होने के कारण झारखंड की संस्कृति को समृद्ध करता है। झारखंड की संस्कृति प्रचुर त्योहारों के अपने समृद्ध खजाने के बिना कहीं नहीं है। सरहुल, करमा, सोहराय, क्रिसमस, होली, दशहरा आदि त्यौहार झारखंड में मस्ती और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोक संगीत और नृत्य झारखंड की संस्कृति का हिस्सा है और पार्सल है। आदिवासी समुदायों के वे लोग सरल और विनम्र होते हैं। अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त होने के बाद भी अपनी संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम करते हैं। झारखंड के लोगों के मुख्य खाद्य पदार्थ गेहूं और चावल है। मुख्य रूप से सरसों का तेल उपयोग खाना पकाने के माध्यम से रूप में किया जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सब्जियों के पर्याप्त विकास के पोषण मिलता है। इस क्षेत्र में बिखरे हुए विभिन्न लोगों की अपनी अलग अलग खान पान आदतें हैं जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। जनजातियों का खाना पकाने की विधि बाकी आबादी से अलग है। मड़ुआ का आटा, मक्का, बाजरा, कंद आदिवासियों का मुख्य भोजन घटक है। पर्यटन की दृष्टि से झारखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों प्रकार के पर्यटन स्थल है। धार्मिक के दृष्टिकोण से देवघर और पारसनाथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड की भूमि को प्रकृति ने रक्तगर्भा बनाया है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज और लौह अयस्क तांबा, मैंगनीज, बॉक्साइट, सोना, चांदी आदि है। अतः उपहास स्वरूप हम कह सकते हैं कि झारखंड की संस्कृति अद्वितीय है। पर्यटन, धार्मिक स्थल, खनिज संपदा झारखंड की अनुपम विधि है। अब है कोरोना वायरस पर निबंध। तो पहले ही हम इंसानों के अलावा कई जीवों का इस धरती पर वास था। अब एक और नया जीव वास करने आया है, कोरोना। पर इस सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह कोरोना जीवित नहीं है। यह एक अजीवित वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब आप सोचिए कि यह जीवित नहीं है तब इतनी तबाही मचा रहा है, और अगर यह जीवित होता तो क्या होता। खैर, अब यह वायरस आ तो गया, पर इसे बचे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। कोरोना वायरस छूने से भी फैलता है, जिससे हाथ ना मिलाकर, हाथ साबुन से धोकर, सैनिटाइजर कर रोका जा सकता है। अगर हम N95 या कपड़ों के मास्क पहने तो ये हमारे कपड़ों में जाने में असमर्थ रहेगा। हमें 2 गज की दूरी भी बनानी चाहिए। सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो इस वायरस को बढ़ने से रोक सकती है। उनमें से कुछ निम्नलिखित है। पहला, जगह जगह पर वैक्सीनेशन कैंप लगवाना। हर स्कूल, ऑफिस, सड़क, मोहल्ला आदि को सैनिटाइज करवाना। उन जगहों में लॉकडाउन लगाना जहां कोविड को संभालना थोड़ा कठिन नजर आ रहा है आदि।
अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझें तो ये कोविड-19 भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। दूसरा है ख नंबर क्वेश्चन, विद्युत आपूर्ति के लिए अपने क्षेत्र में पत्र लिखना है। तो इसका पत्र का है प्रारूप, सेवा में आदरणीय संपादक जी, दैनिक जागरण रांची महाशय, मैं आपके दैनिक पत्र जागरण में प्रकाशार्थ प्रेषित इस पत्र के माध्यम से झारखंड प्रदेश में विद्युत मंत्री का ध्यान महीनों से विद्युत संकट से आक्रांत पाकुड़ की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। विगत 4 महीनों से पाकुड़ जिले में विद्युत की आपूर्ति में घोर अनियमितता है। 24 घंटे में मुश्किल से ही कुल मिलाकर 2-2.5 घंटे तक बिजली के दर्शन होते हैं। शेष घंटों में घोर तबाही बेचैनी देकर बिजली गायब रहती है। बिजली की आपूर्ति की इस गड़बड़ी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। खेतों में मोटर पंप से होने वाला सिंचाई कार्य रुका हुआ है, जिससे फसलें सूख रही है। शहर के भीतर बाहर करीब 7-8 बड़े औद्योगिक संस्थान हैं जो विद्युत आपूर्ति के अभाव में मृत प्राय है। संध्या 7 बजे होते ही शहर बाजार की सारी दुकानें बंद हो जाती है। रात्रि के इस भयानक अंधकार में चोरी डकैती की घटनाएं होती रही। इस संबंध में स्थानीय विद्युत अनुमंडल पदाधिकारी से कई बार संपर्क स्थापित कर तथा कई बार लिखित सूचना के आधार पर अपेक्षित कार्य कराने का प्रयास किया गया, लेकिन परिणाम स्वरूप केवल निराशा ही हाथ लगी है। अतः मैं इस समस्या और इसे उत्पन्न दुर्दशा की ओर माननीय विद्युत मंत्री झारखंड का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि इस संदर्भ में तत्काल उचित कार्रवाई की जाए। भवदीय दीपक कुमार, पाकुड़, वार्ड नंबर 5, तिथि जहां डाल दीजिएगा। अब ग नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छता अभियान के लिए अधिकारी को पत्र लिखना है। तो इसका मॉडल है, सेवा में मुख्य स्वास्थ्य पदाधिकारी रांची, विषय स्वच्छ अभियान के प्रचार प्रसार हेतु। महोदय, सर्वविदित है कि स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया भारत सरकार का एक सफाई अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य गांव और शहरों की गलियों नालियों सड़कों को साफ करना, हर घर एवं शिक्षा संस्थाओं में शौचालय का निर्माण आदि है। इस अभियान में जन भागीदारी और जन चेतना को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इधर कुछ दिनों से सरकार की भागीदारी कमजोर दिखाई दे रही है, प्रचार प्रसार कम हो रहे, लोगों की उदासीनता बढ़ती जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र इस अभियान का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जाए ताकि आमजन इसका लाभ उठाए और एवं स्वच्छ भारत का स्वप्न सच होता दिखाई दे। आशा है आप तुरंत इस कार्य के लिए तत्पर होकर लोगों को प्रेरित करेंगे। सर धन्यवाद। भवदीय, अपना नाम लिख देना है, अपना जगह का नाम और दिनांक डाल देना है। घ नंबर है, पत्रकारिता किसे कहते हैं? पत्रकारिता के प्रकार को लिखिए। तो ज्ञान और विचारों का समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, खोज परख या खोजी पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता एवं वैकल्पिक पत्रकारिता। खोज परख या खोजी पत्रकारिता है तो खोजी पत्रकारिता द्वारा सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, गड़बड़ी, अनियमितता और अनैतिकता को उजागर करने का प्रयत्न किया जाता है। खोजी पत्रकारिता का ही नया रूप टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया। विशेषीकृत पत्रकारिता है, इसके लिए पत्रकार से किसी व्यापक क्षेत्र में विशेषज्ञता की अपेक्षा की जाती है। पत्रकारिता के विषयानुसार विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध, फैशन तथा फिल्मी पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता, तो वॉचडॉग पत्रकारिता का मुख्य काम और जवाबदेही सरकार के कामकाजों और गतिविधियों पर पैनी नज़र रखनी है। जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी नजर आए उसको उद्घाटित करें। चौथा है एडवोकेसी पत्रकारिता, तो एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता का संबंध विशेषकर विचारधारा, मान्यता या मुद्दों से होता है। एडवोकेसी पत्रकारिता के संचालन समाचार संगठन अपने विशेष उद्देश्यों, मुद्दों और विचारधारा को जोर शोर से उठाते हैं, उनके पक्ष में जनमत की दिशा मोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी किसी विशिष्ट मुद्दे पर जनमत बनाकर उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करके या निर्णय लेने के लिए दबाव बनाते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता, पत्रकारिता का जो रूप स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसकी सोच को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। इस तरह की मीडिया को न तो पूंजीपतियों का बदरहस्त प्राप्त होता है, न ही समाज का रक्षा कवच ही उसे मिलता है, वह तो पाठकों के सहयोग पर ही सांस लेती है। ग खंड ग में है, इस काव्य को पढ़ना और इससे आंसर देना है। तो
इसका आंसर है इन पंक्तियों में प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण है। क्रांति दूत के रूप में बादल का आह्वान प्रगतिवादी चेतना को व्यक्त करता है। यहाँ बादल का मानवीयकरण किया गया है। समीर सागर में अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है। फिर ये आपका है कविता, इसको पढ़ना है और इससे आंसर इसको देना है। प्रस्तुत कविता में बालक की जिद का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। माँ की चतुराई में वात्सल्य भाव का सुंदर आकलन हुआ है। भाषा की सरलता उसके लोक प्रयोग से जुड़कर प्रभावी बनी है। चांद के दर्पण में उतर आने में आकर्षक बिंब है। जिदयाया एक नूतन प्रयोग है। यहाँ काव्यांश उर्दू और फारसी के एक छंद रुबाई में लिखा गया है। इसमें 4 पंक्तियाँ होती है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है बादल यहाँ कविता में शोषित वर्ग के शोषण को समाप्त करने के लिए क्रांति के रूप में वर्णित है, जो कि क्रांति के लिए शोषण को समाप्त कर जीवन रूपी नैया को पार लगाएगा। अतः बादल के लिए विप्लव के वीर और जीवन के पारावार संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। ख है राम के साथ हुए युद्ध में रावण के दुर्मुख देवांतक अतिकाय अंकपन महोदर आदि वीर मारे गए। ग नंबर क्वेश्चन है, इसका अर्थ है अपनी वास्तविकता को दुनिया के सामने प्रकट कर देना। जब व्यक्ति दूसरों के दोषों को दुनिया को दिखाने लगता है तो वास्तव में वह उस दूसरे व्यक्ति को बेपर्दा नहीं करता, बल्कि स्वयं बेपर्दा हो जाता है। दुनिया को उसके बुरे चरित्र का पता चल जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां का आंसर है लेखक ने बताया कि इन दिनों भीषण गर्मी से लोग जल भून कर त्राहिमाम कर रहे होते हैं। जेठ का दशहरा बीतने तथा आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीतने के बाद कुएं सूखने लगते तथा नलों में बहुत कम तथा गर्म पानी आता है। खेतों की जुताई नहीं हो पाती और मिट्टी सूखकर पत्थर बन जाती है। पपड़ी फटकर दरार पड़ जाती है। लोग लू से रास्ते में गिरने लगते तथा ढोर डगर प्यासे मरने लगते हैं। ख का आंसर है शेर के बच्चों के नाम से पहलवान चांद सिंह प्रसिद्ध था। वह मैदान में लंगोट लगाकर अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलकी लगाया करता था। साथ ही वह बीच बीच में शेर की भांति दहाड़ता रहता था। ग का आंसर है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज ही लेखक का आदर्श समाज है। समाज के बहुविध हितों में सबका भाग तथा सभी की रक्षा के प्रति सहजता को लेखक भाईचारा मानता है और भाईचारा का ही दूसरा नाम लोकतंत्र है। लेखक के अनुसार लोकतंत्र केवल शासन पद्धति नहीं, सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। इसमें आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। 6ठा नंबर क्वेश्चन है फिराक गोरखपुरी का आपका रचना है गुले नगमा और रंग ए शायरी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है परिमल और अनामिका। 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है मराठी भाषा के अध्यापक श्री सौंदलगेकर के कविता अध्यापन ने लेखक को कविता के प्रति रुचि जगाई। उनका सस्वर काव्य पाठ, छंद, लय, गति, अलंकार आदि का शिक्षण लेखक को कविता समझने में सहायता होता है। स्वयं श्री सौंदलगेकर की कविता एवं अन्य कवियों के संस्मरण से लेखक को विश्वास हुआ है कि कवि किसी दूसरे लोक के नहीं बल्कि मनुष्य होते हैं। मास्टर जी की मालती की बेल कविता से लेखक को लगा कि वह भी अपने आसपास की चीज़ों पर कविता रच सकता है। पाठशाला के समारोह में गायन तथा मराठी अध्यापक के प्रोत्साहन शाबाशी से लेखक में आत्मविश्वास पैदा हुआ कि वह भी कविता रच सकता है। इसी का 8वां का क्वेश्चन का आंसर है एन ने अपने अज्ञातवास के दिनों के डर, ऊब एवं एक रास्ता का उल्लेख किया है। अज्ञातवास में फ्रैंक तथा वान परिवार को लगातार एक इमारत के अंधेरे बंद कमरे में रहना पड़ा। बाहर की दुनिया में झांकना भी उसके लिए खतरनाक था, क्योंकि इससे उनके जर्मन सैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाने का खतरा था। उन्हें हर समय गिरफ्तारी का भय सताता रहता था। यह जीवन बेहद उबाऊ था। दोनों परिवार इस उबाऊपन को दूर करने का भरसक प्रयत्न करते थे। वे पहेलियाँ बुझाते थे, अंधेरे में व्यायाम करते, अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने की कोशिश करते और किताबों की समीक्षा करते। बिजली के चले जाने पर अंधेरे में एन दूरबीन से रोशनी वाले घरों के कमरों में दूरबीन से ताक झांक करती। मिस
डासेल लंबे चौड़े उबाऊ भाषण करते तो एन की मम्मी या मिसेज वान दान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती जो कभी कई बार सुन चुके होते हैं। वे एक दूसरे को लतीफ़े सुनाते जो पहले से ही सुने हुए होते थे। 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है, खेतों में आनंद सुबह पानी देता था तथा शाम को गाय भैंसों को चराया करता था। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता था। दिन भर वह खेतों की देखभाल करता था तथा निराई गुड़ाई करता रहता था। पढ़ाई लिखाई के फिर से शुरू होने पर उसे दिन भर के खेत के कामों से छुट्टी मिली। वह सुबह और शाम को वह खेत के कार्यों को करता था। 8वां का क्वेश्चन का आंसर है, एन फ्रैंक की डायरी विश्व की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। यहूदी परिवार की 13 वर्षीय एन फ्रैंक की यह डायरी हिटलर की नाजी पार्टी के आतंक का दर्दनाक साक्षात्कार अनुभव प्रस्तुत करती है। इनकी डायरी नाजी अत्याचार की कहानी कहने वाला जीवंत दस्तावेज है। यह डायरी चिट्ठी की शक्ल में है। अपनी डायरी में एन ने अपनी तथा साथ के लोगों की उब भरी मानसिकता की चर्चा की है। बंधे और एकरस जीवन से ये लोग परेशान हैं। बातचीत के भी सारे विषय खत्म हो चुके हैं। चुटकुले और लतीफ़े भी अपना अर्थ खो चुके हैं। वह युद्ध में शामिल विभिन्न देशों की भूमिका, डच लोगों की मानसिकता आदि का वर्णन करती है। हिटलर यहूदियों से बेहद नफरत करता था। वह उन्हें जर्मनी की दुर्दशा का कारण समझता था और जर्मनी के कब्जे वाले क्षेत्रों में उनका नामो निशान मिटाने को आतुर था। यहूदियों पर अमानुषिक अत्याचार, एस से बुलावा, गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड का आतंक, राशन बिजली का अभाव, ब्लैकआउट की स्थिति से गुजरना आदि अनेक तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिवेश इस डायरी में चित्रित है। यहूदी इतिहास के जिस महत्वपूर्ण और कठिनाई भरे दौर से गुजरे हुए गुप्त आवास में जीवन संघर्ष करते हैं उसका भी सहज चित्रण एन की डायरी में हुआ है। कुल मिलाकर यह डायरी के पन्ने पढ़कर हमें हिटलर की यातना और युद्ध की पीड़ा आदि का मार्मिक एहसास होता है। तो बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।